हम जानेंगे आज उत्तर प्रदेश के पूरे ऐसे परिदृश्य के बारे में, यानी कितनी हमारे यहाँ जनसंख्या है और कैसे हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। यानी जनगणना। जनगणना यानी हमारे उत्तर प्रदेश के कितने लोग रहते हैं और कितने साल जनसंख्या पढ़ी लिखी है, कितनी सारी जनसंख्या किस एरिया में रहती है, कहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या, ऐसे प्रश्नोत्तर बनते रहते हैं। तो जनगणना 2011 आप देखें, यहाँ पे सिंपल सवाल इतना फंडा रहता है कि एग्जाम में यूपी के बारे में पूछेगा, भारत के बारे में पूछेगा। ज्यादा जनसंख्या पूछे, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, कितनी अंतर है, कितना 10 की वृद्धि है, ऐसे सवाल करते रहते हैं। इस सवालों को हम आज यहाँ पे खत्म करने वाले हैं, तो सभी को देखेंगे। देखो, ऐतिहासिक परिदृश्य देखो आप, तो ऐतिहासिक परिदृश्य बहुत सिंपल है। 1872 पहली जनगणना होती है। 1872 शुरुआत में जनगणना होती है, लेकिन पूर्णता नहीं हो पाई, इसको पूर्ण नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि जनगणना एक प्रकार से पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए इसको पूर्ण जनगणना नहीं मानते हैं। और पहले फिर पूर्ण जनगणना किसको मानते हैं? नियमित मतलब हर समय चलती रही हो, तो उसे मानते हैं लोग 1881 ईस्वी में। कब मानते हैं? 1881 ईस्वी में। यानी नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जो वहां समय था लॉर्ड रिपन, उसके कार्यकाल में यह जनगणना शुरू की गई थी। याद रहेगा आपको। लेकिन पहली जनगणना कब की गई थी? लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में। और नियमित जनगणना कब की? 1881 ईस्वी में की गई थी। और नियमित 10 की जनगणना की यही बात आपकी हर साल, मतलब जनगणना किस पूछेगा कि कितने वर्ष बाद होती है, तो हर 10 साल बाद होती है। और यह भारत की 75वीं जनगणना थी, लेकिन आजादी के बाद भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना मतलब आखिरी 2011 तक की है, ज्यादा 2011 के ही मानते हैं, उसके बाद कभी आंकड़े आए नहीं है। ठीक है, तो मतलब अभी वो आंकड़े नहीं आए, तो हम कहाँ तक के मानते हैं? तो हम मानते हैं कि यहाँ से 2011 की जनगणना तक के मानते हैं। राइट। और इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में आदर्श वाक्य क्या था? तो देखो, आदर्श वाक्य जब भी बात करता है 2011 की जनगणना के लिए, तो आपको याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार आदर्श वाक्य जब भी बात करें, तो आपको याद रखना है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका क्या था? आदर्श वाक्य है। ठीक है, याद रहेगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य है। किसका? 2011 की जनगणना का। और ये भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना, आजाद भारत की। और 15वीं जनगणना, राष्ट्रीय जनगणना किसकी थी? पूरे देश की। मतलब 1872 में इतिहास शुरू हुई, तथा 15वीं हो जाती है आजाद भारत की। कब हो जाती है? ये हो जाती है आजाद भारत की 7वीं जनगणना। ठीक है। अगला यहाँ पे पॉइंट है कि ये एक बेहतर मतलब बड़ी दृष्टि के रूप में देखो, भारत पर भारत का समझ लेते हैं, उसी के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश। भारत में कुल जनसंख्या 121.09 करोड़, जो विश्व की कुल आबादी का 70.5 करोड़। और ये 2011 के अनुसार है, अभी के अनुसार नहीं, याद है। जनसंख्या के लाभांश के, तो मतलब जो जनसंख्या निवास करती है भारत में, उससे सरकार के कितनी उम्र तक के लोगों से लाभ होता है? 15 साल से छोटे बच्चों से लाभ होता नहीं है, तो मतलब 15 साल से लेकर के 59 साल, मतलब 60 साल तक के लोगों के बीच लाभ मिलता है सरकार को। उसके बाद बूढ़े गिने जाते हैं। 60 साल के बाद जो व्यक्ति होता है उसको वृद्ध माना जाता है। तो इस आयु वर्ग के सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या होती है, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को ज्यादा ग्रोथ मिलता है। स्थिरीकरण के लक्ष्य क्या रहे? मतलब ये कहा गया है जनगणना ज्यादा बढ़े ना, इसका स्थिरीकरण जो रखा गया है लक्ष्य, कब एम क्या है इसका? तो 2070 तक, हम 2070 तक राष्ट्रीय जनसंख्या क्या हो जाएगी? ये स्थिरीकरण हो जाएगी, मतलब एक निर्धारित लक्ष्य हो जाएगा। ये रखा गया 2070 का। और एक पॉइंट यहाँ पे आता है, 1951 से 1981 के बीच का चरण जो था, जनसंख्या विस्फोट का काल माना जाता है। एग्जाम में पूछे जनसंख्या विस्फोट का काल किस समय को माना जाता है? तो 1951 से 1981 तक। जिसके बाद धीरे धीरे स्थिरीकरण हुआ। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या विस्फोट काल किसे माना गया? 1981 से 1900 मतलब 1951 से 1981 तक का। ठीक है। अगला है कि भारत और उत्तर प्रदेश में एक दृष्टि में समझते हैं कि भारत और उत्तर प्रदेश में क्या तुलना है जनसंख्या के बीच में, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंकड़े होने चाहिए, इन चीजों को ध्यान देखते हैं। देखो, भारत में आप देखो तो भारत में भी आप 10 की वृद्धि देखेंगे तो 70.64% है। मतलब भारत की 10 की वृद्धि कितनी है? 70.67% भारत की 10 की वृद्धि है। और वही बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 20.23% है। तो यहाँ से क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं आप कि भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि कितनी है? 70.64%। और उत्तर प्रदेश के 20.23% है। और जनघनत्व की बात करें, जनघनत्व यानी जनघनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं 382 लोग, यानी 1 किलोमीटर में उत्तर प्रदेश 382 लोग रहते हैं। वहीं यदि उत्तर प्रदेश की बात करें, मतलब भारत में कितने रहते हैं? 382। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने रहते हैं? 829। और भारत में कितने रहते हैं? 382। तो ये आंकड़े आपको याद रखना है। 829 कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। और भारत में कितने रहते हैं? 382।
अब बात करते हैं लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। तो भारत में बात करें तो 943, भारत में कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। और वहीं यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 912, ये घट रहा है। कितना मतलब काफी घट रहा है ना। तो 912 कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, याद रहे 912 कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और 943 कहाँ पर है, ये भारत में 1000 पुरुषों में भारत में 943 महिलाएं हैं और उत्तर प्रदेश में 912 महिलाएं हैं। यही सब इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं क्वेश्चन। और साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता दर भारत 73.0% है। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 67.7% जाती है। कितने, 67.7% उत्तर प्रदेश की हो जाती है जनगणना। ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे समझते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के एक मतलब बड़ा परिदृश्य है, इसको विश्व में किस रूप में जाना जाता है। तो वो लोग कहते हैं काफी लोग कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अभी तो मतलब 19 करोड़ 19.98 करोड़, यानी अब 2011 के अनुसार कुल आबादी, भारत की कुल आबादी का 16.51%। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत की कुल आबादी का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 16.51% है। और यदि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश कोई देश होता ना, तो ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश होता। जैसे पहला चीन अभी आंकड़ों में 2011 के अनुसार 12 के अनुसार हो जाएगा, अभी अभी 11 के अनुसार है, 21 26 के अनुसार हो जाएगा। यदि आप देखें आगे जो जनगणना होगी उसमें आपको पता चल जाएगा भारत पहले नंबर पे आ रहा है। आपने बहुत सी न्यूज वगैरह देखी होंगी। अब इसमें एक चीज ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश में पुरुष कितने हैं, तो 52.29% कुल पुरुष उत्तर प्रदेश में, और महिलाएं कितनी हैं, तो 47.71% महिलाएं हैं। यानी पुरुषों की संख्या 10.44 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार, और महिलाएं 903.53 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है, और भारत की कुल आबादी का 16.51% है, इनके अकॉर्डिंग। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है। आप सभी को पता है कि हमने पढ़ा है, कई बार आप पढ़ चुके होंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में प्रयागराज आता है। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, प्रयागराज में है। फिर उसके बाद मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में। तो तीन सर्वाधिक जिले कौन से, आप लोग तीन में आप पांच याद कर लीजिए, पांच पांच हाथ पूछ लेता है ऑप्शन में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले तीन जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाले तीन जिले तो आपके महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाले तीन जिले कौन कौन से, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। याद रहेगा, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। ठीक है। अगला यहाँ पे आता है जनघनत्व क्या है, मतलब अभी आपको पता है जनघनत्व क्या होता है। यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यह जनघनत्व को दर्शाता है। तो राज्य का औसतन जनघनत्व कितना है, 829 है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। और वहीं यदि भारत की बात हो 382 लोग रहते हैं, मतलब दुगने से भी अधिक है ना, कितना दुगने से भी ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, तो गाजियाबाद में रहते हैं। और सबसे कम कहाँ रहते हैं, तो ललितपुर में रहते हैं। सर्वाधिक गाजियाबाद मतलब 3,971 व्यक्ति 1 किलोमीटर रहते हैं, और वहीं ललितपुर में 242 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। आगे बात करते हैं 10 की वृद्धि की। 10 की वृद्धि में आप देखें तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में हुई थी, क्योंकि वहां पे औद्योगिक विकास और लोग वहां रहने लगे थे जॉब करने के अकॉर्डिंग। तो यानी 49.1% की 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में। यदि पूरे राज्य का देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश का देखा जाए 10 की वृद्धि, तो 20.2%। राष्ट्रीय जो हमारे उत्तर भारत कितना है, तो 70.34%, 70.64% भारत का है। और हमारा यहाँ पे कितना है, 20.2%। और ये भी बात करें न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ हुई थी, तो सबसे ज्यादा तो आपके गाजियाबाद हो गया, मतलब गौतम बुद्ध नगर हो गया। और सबसे कम 9.9% कानपुर में हुई थी। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे कि 1991 से 2001 के दशक में उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक दस की वृद्धि 25.85% दर्ज की, मतलब सर्वाधिक दस की वृद्धि कितनी तक पहुंच चुकी है, तो 25.85 तक कब बढ़ी है, 1991 से 2001 के दशक में बढ़ी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी था। आगे समझते हैं साक्षरता में कितने लोग हमारे उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे हैं और कितने लोग अनपढ़ है, मतलब पढ़े लिखे नहीं, मतलब लिटरेसी नहीं अकॉर्डिंग बुक्स या फिर सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग। देखो, साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता दर आप लोगों ने पढ़ा होगा 67.7%, मतलब 67.7% कुल जनसंख्या साक्षर है, राइट। और उसमें पुरुष कितने साक्षर, तो उसमें पुरुष साक्षर है 77.3%। पुरुष कितने साक्षर है, तो 77.3% पुरुष साक्षर है। और महिलाएं 57.2%। महिलाएं कितनी, 57.2%। और सर्वाधिक कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में 80.1%। और सबसे कम श्रावस्ती में 46.7%। लैंगिक अंतराल की बात करें तो 20.1% का अंतर है, राइट। कितना है, 20.1% का। तो आप ये देख सकते हैं पुरुष और महिलाओं में कितना अंतर है, 20.1% का। यहाँ से आप उनका आंकड़ा घटा सकते हैं।
अभी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पे है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर में, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो ये सबसे ज्यादा कानपुर नगर में हो जाती है। और सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो ये हो जाती है श्रावस्ती में। कहाँ हो जाती है, श्रावस्ती में, यानी मात्र 34.8%। ठीक है, अगले पॉइंट में देखते हैं लिंगानुपात ये समाज का दर्पण, यानी कैसे हमारे यहाँ पे जनसंख्या के लिंगानुपात कितना है, तो इसको हम समझते हैं। देखो सबसे ज्यादा लिंगानुपात बलरामपुर और सबसे कम बागपत। बागपत ये एग्जाम पूछते, समान लिंगानुपात 912 है, 912 मतलब 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं, और ये याद रहे आपको। और शिशु लिंगानुपात देखें तो शिशु लिंगानुपात 902 है, मतलब बच्चों में लिंगानुपात देखा जाए तो बच्चे 1000 रहते हैं, तो बालिकाएं 902 रहती हैं, बच्चे 902 रहती है ना। और समान लिंग अनुपात की बात करें 912। यदि सबसे पूछे कि सर्वाधिक किस जिले में लिंग अनुपात है, तो 950 बलरामपुर में लिंग अनुपात है, और न्यूनतम बागपत में है 841। ठीक है, और ये एक पॉइंट यहाँ पे 2001 में 1916 थी की तुलना में 2011 में 902, मतलब 2001 में कितनी थी, 2001 की जनगणना के 916 और 2011 की जनगणना के अनुसार 902। शिशु लिंग अनुपात 14 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जो भविष्य जनसंख्या असंतुलन का संकेत हो सकता है। अगला यहाँ पे नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का विभाजन, तो यहाँ पे बात करें नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का विभाजन क्या है। देखो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या में आप देखें तो ग्रामीण जनसंख्या 15.53 करोड़ निवास करती है, यानी गांव में जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो 15.53 करोड़ जनसंख्या गांव में निवास करती है। और टोटल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 77.7% है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 77.7% है। और नगरीय जनसंख्या कितनी है, 22.3% है। लगभग 4.44 करोड़ शहर में लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश के, और 22.3% आंकड़े हो जाते हैं प्रतिशत के अनुसार। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, गाजियाबाद में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर, प्रयागराज में। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है, श्रावस्ती, मतलब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर, श्रावस्ती में है। याद रहेगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ये मतलब कम की बात कर रहा है ना, सर्वाधिक कम। ठीक है, याद रहे। आगे बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक जनसांख्यिकी यानी SC ST की बात करता है ना, तो SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति, इन दोनों के बीच की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में SC यानी अनुसूचित जाति कुल कितना प्रतिशत है, 20.7% है। उत्तर प्रदेश में SC यानी अनुसूचित जाति का कुल 20.7% है। और सर्वाधिक जनसंख्या सीतापुर में रहती है। SC सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, सीतापुर में, और सबसे कम बागपत में। अनुसूचित ने ST जनजाति तो 0.6%, ये ST के अंदर केवल 0.6%, बहुत कम है। और ये सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, तो सोनभद्र में, सबसे कम रहते हैं बागपत में। सर्वाधिक सोनभद्र, सबसे कम बागपत। सोनभद्र में कारण है क्योंकि MP के पास पड़ जाता है, तो MP में ज्यादा सबसे ज्यादा ST कास्ट के लोग रहते हैं ना। अब इसमें आप समझते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि तुलनात्मक रूप से भारत के पंजाब और हरियाणा राज्यों में ST आबादी बिल्कुल नहीं पाई जाती। मतलब यदि पूछे कि किस किस में से किस राज्य में ST आबादी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, तो पंजाब और हरियाणा। धर्म आधारित की बात करें तो धर्म के आधार पर कितनी जनसंख्या कहाँ निवास करती है। देखो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन है, तो वो देखो हिंदू है 79.73%। हिंदू कितने उत्तर प्रदेश में, 79.73%। फिर उसके बाद आते हैं मुस्लिम, आते हैं 19.26%। मुस्लिम कितने आते हैं, 19.26%। फिर आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बौद्ध धर्म हो गया। ईसाई 19 नहीं है, ये तो गलत दिखा रहा हूँ, 1926%, ये तो इसके लिए दिखा रहा है मुस्लिम के लिए। ठीक है, बौद्ध दिखा रहा है जो 10%, जैन दिखा रहा है 11%, सिख दिखा रहा है 32, मतलब 32%, जियो धर्म 3-2%। ठीक है, तो ये आंकड़े भी मिला लीजिएगा। रोचक तथ्य की बात करें यहाँ पे कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ किसमें है, जैन धर्म में। सर्वाधिक साक्षरता किसमें है, जैन धर्म में है। और ईसाई धर्म में 961 महिलाएं 1000 पुरुषों में लिंग अनुपात, यानी ईसाई महिलाओं में देखा जाए तो लिंग अनुपात कितना, 1000 पुरुषों में 961 महिलाएं। ये फैक्ट है आपके लिए, तो इसको आपको याद रखना है। आगे समझते हैं भविष्य का दृष्टिकोण क्या है यूपी के तौर पर। तो भविष्य में यूपी बहुत कुछ चाहता है, मतलब 2021 से 2030 तक यूपी ने बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश करी है। इसमें 2026 तक TFR लक्ष्य रखा गया है 2.1%, और 2030 तक इसको और कम करके करने की बात की है 1.9% और कम करने की बात करें, ज्यादा लोग मतलब ना बढ़े, ज्यादा संख्या ना हो। इसके लिए उन्होंने कई सारे अवेयरनेस के मतलब महिलाओं को पढ़ाने की ज्यादा की बात की जा रही है, और किताबों में काफी सा बदलाव किया जा रहा है। और ये भी आगे लक्ष्य रखेगा कि 2070 तक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण हो जाए।
कल्याण के दृष्टिकोण यह है कि दंडात्मक उपायों के बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य सशक्तिकरण पर जोर दिया गया, मतलब लोगों को जागरूक करना, उनको शिक्षित करना, स्वस्थ करने के आदि चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई है, ना कि उनको दबाव डाल के कि आप लोग बच्चे कम रखो। एक परिवार एक पहचान इन फैमिली आईडी कार्ड का वो बात करता है, डिजिटल जनगणना और सटीक डेटा मैपिंग के माध्यम से शून्य गरीबी, जीरो पॉवर्टी का लक्ष्य और योजनाओं को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए एक फैमिली एक पहचान के लिए फैमिली आईडी कार्ड को शुरुआत की गई है। तो ये आपको बताओ ये कैसा लगा आपको सेशन, इसमें आपने कितनी सारी चीजें सीखी और कितनी सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, ये सब मैं आपको कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए आप बने रहिए, धन्यवाद।